हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा पहला वीडियो है और ये इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिंग्विस्टिक्स के बारे में कि एक्चुअली में लिंग्विस्टिक्स होता क्या है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर, कितनी गहराइयाँ हैं, उन सब चीज़ों को हम उनके ऊपर एक बारी बात करेंगे और डिटेल में उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो पहला टर्म है हमारा ऑब्वियसली, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट लिंग्विस्टिक्स, तो हमारा पहला टर्म ही लिंग्विस्टिक्स है। What is the meaning of linguistics here is that it means the scientific study of human languages and speech. अब स्पीच क्या है? स्पीच वही है जो मैं बोल रही हूँ इस टाइम, जो मेरी जुबान से निकल रहा है, ये स्पीच है जिसमें मैं टंग का इस्तेमाल कर रही हूँ। और यही स्पीच जब तरह तरह के लोगों की तरह तरह की शब्दों और साउंड्स के द्वारा बनती है तो लैंग्वेजेस बन जाती हैं उसमें। तो उन लैंग्वेजेस और स्पीचेस को हम जब साइंटिफिकली और टेक्निकली स्टडी करते हैं, दैट टर्म इज एक्चुअली मीन्स लिंग्विस्टिक्स। Come to the next term, that is linguist. Obviously, the person who engages in such kind of studies is called a linguist. वही इंसान जो इस तरह की टेक्निकल स्टडीज को करता है लैंग्वेजेस की, उसे लिंग्विस्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक द टाइप्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स। As we all know that there are two types of linguistics. The first one is prescriptive linguistic and another one is descriptive linguistics. अभी prescriptive और descriptive में difference क्या है? इसमें major differences actually में ये है कि जो prescriptive है वो rules और laws के ऊपर based है और descriptive है वो अपनी convenience के according develop हुई है. So that is a very basic difference between both of them. Let's say, लेकिन अगर हम इसको और तरीके और ज़्यादा डिटेल में आके इसको डिफ्रेंशिएट करें तो वो यहाँ पर ये होगा, अ सिंगुलर, पहला डिफरेंस है अ सिंगुलर करेक्ट वे टू यूज अ लैंग्वेज बोथ स्पोकन एंड रिटन फॉलोड यूनिवर्सली। सो प्रिस्क्रिप्टिव में सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि लिखने और बोलने की जो भाषा है हमारी, वो एक ही तरीके से यूनिवर्सली हर जगह एक ही तरीके से एक्सेप्टेबल है। उसको उसी तरीके से लिखा ही जाता है, उसको उसी तरीके से बोला जाता है, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे। दूसरा ये प्रिस्क्रिप्टिव में कहता है, लेकिन हाँ, डिस्क्रिप्टिव में जब हम जाते हैं तो डिस्क्रिप्टिव ये कहता है कि एक सर्टन लैंग्वेज नॉर्म्स होते हैं जो रीजन बाय रीजन डिफर करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो तो आप एक रीजन में रहते हो, आपसे थोड़ी सी दूरी पे एक दूसरा रीजन है, लेकिन वहाँ के लोगों की भाषा में हल्का सा डिफरेंस आ जाता है। जैसे पंजाब और राजस्थानी ले लीजिए, तो उन दोनों रीजन्स की भाषाओं में डिफरेंसेस आ जाते हैं क्योंकि लोग अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसे डेवलप कर लेते हैं, जैसे उनकी जुबान होती है वैसे उसको डेवलप कर लेते हैं वो। तो यहाँ डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स में आएगा। उन लैंग्वेजेस को अगर आपको स्टडी करना है तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में उसको स्टडी कर सकते हैं। Second point under prescriptive is that it explains how the language should be used. तो ये जो रूल्स होते हैं प्रिस्क्रिप्टिव में, वो प्रिस्क्राइब्ड करे हुए रूल्स होते हैं, हमको वो कहते हैं कि ये भाषा जो है वो इसी तरीके से इस्तेमाल की जाएगी. दिस इज द ओनली वे टू यूज दैट लैंग्वेज. इट शुड बी यूज्ड इन दैट वे ओनली. Whereas in descriptive linguistic it says how that language has to be used. It describes how it is used. ठीक है, वहां पे है हाउ इट शुड बी यूज्ड, वो एक्सप्लेन कर रहा है किस चीज को बेस लेके, रूल्स को बेस लेके, और यहाँ पर ये कहता है इसको डिस्क्राइब कर रहा है, हम तो उसको इस तरह से बोलते हैं क्योंकि हमें ये यहाँ से इस तरह से कन्वीनियंट लगता है, ये यहाँ पे कहने का मतलब है। कम टू द थर्ड डिफरेंस हियर, अंडर प्रिस्क्रिप्टिव इट इज रिटन द लैंग्वेज रूल्स आर सेट बाय एजुकेटेड क्लास। मतलब यहाँ पर एजुकेटेड क्लास का मतलब है कि जो लोगों को भाषा का ज्ञान है, उन लोगों ने कुछ सेट रूल्स बनाए हुए हैं, उन रूल्स पर ही लैंग्वेज बेस्ड है। ठीक है, वेयर एज इन डिस्क्रिप्टिव में क्या है कि जो रिटन स्पोकन लैंग्वेज होती है वो नेटिव स्पीकर्स के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग खुद पे खुद डेवलप हो जाती है और वो अपने आप ही स्प्रेड आउट हो जाती है लोगों के अंदर, फिर लोग उसी को कॉमन बना देते हैं और फिर लैंग्वेज चेंज हो जाती है अपने आप ही। दिस इज व्हाट इट्स देयर, और यहाँ पे कोई पर्टिकुलर रूल्स और सेट नॉर्म्स नहीं है एज सच। Come to the last point, that is, under prescriptive it is written the rules laid down by the linguists based on Latin and Greek classical literary works based on their likes and dislikes.
तो यहाँ पे ये कहता है कि जो रूल्स हैं ये बेसिकली, अगर हम इंग्लिश की भाषा के बारे में बात करें तो ग्रीक क्लासिक लिटरेरी वर्क्स और जो लैटिन, ये ऑब्वियसली ग्रीक लैटिन ये दोनों पुरानी भाषाएं हैं, उनसे ही कहीं ना कहीं डेवलप होके वो रूल्स और लॉज जो है आए हैं, वो वहीं से निकल कर आए हैं। और वो जो एजुकेटेड क्लास है वो उनके लाइक्स और डिसलाइक्स के ऊपर बेस्ड होके वो आगे एक प्रॉपर फॉर्म में आए हैं कि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो गए। लेकिन डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स में ये कहता है कि द ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ द लैंग्वेजेस एज इट इज यूज्ड नेचुरली इन एनी गिवन स्पीच कम्युनिटी एंड टू डिस्कवर द रूल्स एंड कोड्स ऑफ लैंग्वेज सिस्टम। वही जो बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के तहत ये भाषाएं जो होती हैं डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स के अंदर डेवलप होती चली जाती हैं। जब जैसे जो जनरेशन्स के साथ वो जाती जाएंगी, वही शब्द ऐसी के ऐसी जो है वो फॉरवर्ड हो जाते हैं, वही लैंग्वेज के अंदर फॉर्म वही लैंग्वेज फिर आगे फॉरवर्ड हो जाती है जनरेशन टू जनरेशन, जिस तरह से भी वो अपने नेटिव स्पीकर्स के थ्रू डेवलप होती है और कम्युनिटी के अंदर डेवलप होती है, वो स्पीच कम्युनिटी के अंदर डेवलप होती है। अच्छा, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रॉपर लॉ के अकॉर्डिंग, प्रिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स में एक प्रॉपर लॉ, प्रॉपर रूल के अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल है आई एम नॉट। ये एग्जाम्पल है आई एम नॉट। तो आपको पता है कि आई के बाद एम ही आएगा, ये रूल है। आप इसको हटा नहीं सकते आई के बाद एम को। अगर आप अपने खुद के बारे में बात करें तो आई के बाद एम आएगा ही आएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे नो 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 को, नॉट को नो नहीं यूज कर सकते, आपको नॉट ही यूज करना है, ये रूल है, ये रूल बताया गया हमको। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में ऐसा नहीं है। डिस्क्रिप्टिव में आप कैजुअली जाके बोल सकते हैं एंट, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम नॉट आप एंट बोल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है प्रिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक और डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स के बीच में। अच्छा, हम लैंग्वेज को दो तरह से देख सकते हैं। ये दो तरीके की कौन क्या चीज है? पहला है आपका एक्सटर्नलाइज्ड लैंग्वेज और दूसरा है आपका इंटरनलाइज्ड लैंग्वेज। अब ये दोनों क्या चीज है? पहला हम बात करेंगे एक्सटर्नलाइज्ड लैंग्वेज के बारे में। एक्सटर्नलाइज्ड लैंग्वेज इज एक्चुअली अबाउट परफॉर्मेंस। इसका दूसरा नाम है पेरोल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेरोल। और इसमें ये एक्चुअली बताता है कि आपको लैंग्वेज को यूज, उसका एक्चुअल यूज क्या है। मतलब कि अभी जो मैं भाषा बोल रही हूँ, ये मैं थ्योरी में नहीं बोल रही, ये एक्चुअली मैं यूज कर रही हूँ मैं उस भाषा को। आई एम यूजिंग माई टंग एंड साउंड एंड, और उस तरह से मेरी लैंग्वेज बाहर आ रही है, वो दैट इज हिंदी, राइट। उसके बाद में है कि ये जो है एक्सटर्नलाइज लैंग्वेज, इसके सिक्स ब्रांचेस हैं, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है आपका मैक्रोलिंग्विस्टिक्स। अगर आप एक्सटर्नलाइज लैंग्वेज के बारे में बात करें तो इसका दूसरा नाम है मैक्रोलिंग्विस्टिक्स। तो ये इसके पॉइंट्स हैं। दूसरा है हमारा इंटरनलाइज लैंग्वेज, मतलब कि अब हम लैंग्वेज के अंदर की चीजों के बारे में जानेंगे। इट इज एक्चुअली अबाउट कॉम्पिटेंस, लैंग्वेज कितनी कॉम्पिटेंट है। अब परफॉर्मेंस के बारे में बात नहीं हो रही, अब इसकी कॉम्पिटेंस के बारे में बात हो रही है। इसका इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, दैट इज लॉन्ग। उसके अलावा ये कहता है कि स्पीकर की नॉलेज कितनी है उस लैंग्वेज में। कोई भी लैंग्वेज, मान लीजिए आप फ्रेंच ले लीजिए, आप उस फ्रेंच को बोल रहे हो, तो आपकी नॉलेज कितनी है उसके अंदर। अब इसके अंदर उसकी थ्योरी भी आ जाएगी, उसके सारे रूल्स लॉज ग्रामर, ये सब चीज़ उसके अंदर आ जाएंगी। तब आप कह सकते हो कि हाँ भाई इसको नॉलेज है स्पीकर को। तो ये इंटरनलाइज लैंग्वेज के अंदर आता है। और इसके जो है 4 कोर्स होते हैं, देर आर 4 कोर्स। और ये आता है अंडर द हेडिंग ऑफ माइक्रो लिंग्विस्टिक्स। तो आप ये समझ लीजिए, इंटरनलाइज लैंग्वेज का दूसरा नाम है माइक्रो लिंग्विस्टिक्स, एक्सटर्नलाइज लैंग्वेज का दूसरा नाम है मैक्रो लिंग्विस्टिक्स। कमिंग टू द नेक्स्ट। अच्छा, अब ये जो लिंग्विस्टिक्स है इसके दो पार्ट्स होते हैं, जो कि हमने पिछला भी करा है अभी। दैट वाज फर्स्ट वन इज माइक्रो लिंग्विस्टिक्स, दैट इज इंटरनलाइज्ड लैंग्वेज, and the second one is macro linguistics, that is externalized language. Okay, let's cover up the first one, that is micro linguistics. ये है क्या चीज? What is micro? Micro means छोटा, micro means छोटे की तरफ हम जा रहे हैं, मैक्रो मीन्स बड़े की तरफ, ठीक है।
तो यहाँ पे ये कहता है स्ट्रक्चर बेस्ड। सबसे पहली बात है ये स्ट्रक्चर बेस्ड है। आप जब किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो लिखने में या बोलने में, तो पहले आप उसका स्ट्रक्चर फॉर्म करोगे। बिना स्ट्रक्चर के तो वो चीज़ कभी आप बोल ही नहीं पाओगे, ना उसको आप लिख पाओगे। तो पहले आपको उसका स्ट्रक्चर बेस करना है। तो उसका स्ट्रक्चर कहाँ से निकल कर आ रहा है, इसको कोर लिंग्विस्टिक्स भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके जो मैंने बात करी थी 4 कोर्स होते हैं, तो ये 4 कोर्स आपके हैं फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। ये जो है फोनेटिक्स और फोनोलॉजी, ये साउंड से रिलेटेड होता है। सेकंड है आपका मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो है ये वर्ड से रिलेटेड होता है। सेंटेक्स। थर्ड है आपका सेंटेक्स, ये सेंटेक्स रिलेटेड होता है सेंटेंस से। और आपका नेक्स्ट है लेक्सोलॉजी एंड सिमेंटिक्स। तो ये लेक्सोलॉजी और सिमेंटिक्स जो है ये आपका मीनिंग्स जो आपने बोला है, जो भी आपका सेंटेंस है, उसका मतलब क्या है, उसका उससे आप उसका बोध क्या है, ये उस चीज से रिलेटेड है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि मॉर्फोलॉजी और सिंटेक्स को दोनों को मिला के बनता है ग्रामर। और ग्रामर का दूसरा नाम होता है मॉर्फोसिंटेक्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, और ये कोई भी आपसे किसी भी तरीके के इंटरव्यू, स्पेशली फॉर द इंग्लिश टीचर्स, such kind of questions can be asked. All right, come to the next. So let's study about these 4 cores of microlinguistics in detail. The first one is phonetics and phonology. What is this? It deals with pronunciation of speech, sounds and sound systems. As I already told you, ये sound से related है। मेरे जुबान से जो शब्द निकल रहे हैं, उन शब्दों को बनाने के लिए मुझे जुबान को कभी अपने दांतों पे टच करना पड़ रहा है, कभी अपने तल के ऊपर टच करना पड़ रहा है, तब जाके मैं उस साउंड को फॉर्म कर पा रही हूँ, और वो साउंड जो है एक लेटर की फॉर्म में बाहर आ रहा है, और जिसको आप सुन पा रहे हो। दैट इज कम्स अंडर दिस टॉपिक ऑफ फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। The next one is morphology. As I already told you that it is related with words. It covers the structure of words. शब्द, शब्द कैसे बनते हैं, ये शब्द कहाँ से आए हैं, यही शब्द क्यों इस तरह से बोले जाते हैं। हर शब्द के पीछे एक मतलब होता है, और कुछ कुछ शब्द जो प्रीफिक्सेस के साथ होते हैं, सफिक्सेस के साथ होते हैं। ये सारी चीजें इस टॉपिक मॉर्फोलॉजी के अंदर अंदर पढ़ी जाती है। The third form is syntax, that it explains about the sentence patterns. ये sentences के बारे में बात करता है कि sentences कितने तरह के होते हैं, ये sentences ऐसे ही क्यों बनते हैं, इनका structure आगे पीछे यही क्यों होता है, words इन sentences में words ऐसे ही क्यों लगते हैं। ये सारे topics को cover हम syntax के अंदर करते हैं। Coming to the last one, that is lexicology and semantics. तो ये जो है इट डिस्क्राइब्स द वोकैबुलरी और लेक्सिकन एंड एक्सप्लोर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मीनिंग। मतलब कि यही है कि जैसे मान लीजिए 2 वर्ड्स हैं आपके, जैसे कि पैर और टांग, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो हम ये दोनों का मतलब अलग हो जाता है। आप जिस जगह पैर का वर्ड यूज कर रहे हो, आप उस जगह टांग यूज नहीं कर सकते, और जहां पे आपको टांग वर्ड यूज करना है वहां पैर यूज नहीं कर सकते, जबकि दोनों का मतलब एक ही है। सो ये इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो हम लेक्सिकोलॉजी और सेमेंटिक्स के बीच में के टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। ऑल राइट, सो दीज 4 कोर्स ऑफ माइक्रोलिंग्विस्टिक्स आर डन। वी गो टू द नेक्स्ट वन। Coming to the next, that is macrolinguistics. It means, obviously as I told you, माइक्रो अंदर की तरफ हम जा रहे हैं, छोटी से छोटी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। मैक्रो बड़ी चीजों के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। टेक्निकल स्टडी ऑफ लैंग्वेज, बट बड़ी बड़ी चीजें, वो बड़ी चीजें हैं क्या। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है आपका कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक। ये जो 6 ब्रांचेज हैं, ये यूज के ऊपर बेस्ड है। ये जो मैक्रो लिंग्विस्टिक्स है ये यूज के ऊपर बेस्ड है कि किस तरह से यूज होता है लैंग्वेज का। यहाँ पर स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर यूज के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट है, पहला ब्रांच है इसका कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड है आपका कॉन्ट्रास्टिव लिंग्विस्टिक्स। थर्ड वन इज साइकोलिंग्विस्टिक्स। फोर्थ इज न्यूरोलिंग्विस्टिक्स एंड द फिफ्थ वन इज वेरिएशनल लिंग्विस्टिक्स। अच्छा, ये जो वेरिएशनल लिंग्विस्टिक्स है इस ये दो भागों में बटा। पहला है आपका सोशियो लिंग्विस्टिक्स और दूसरा है आपका डिस्कोर्स एनालिसिस टेक्स्ट लिंग्विस्टिक्स या फिर स्टाइलिस्टिक्स। अब इन दोनों के बीच में जो ये वाला है सोशियो लिंग्विस्टिक्स, ये 3 तरह का है। पहला है आपका डायलेक्टोलॉजी,
सोशियोलिंग्विस्टिक्स एंड एथनोलॉजी, एथनोलिंग्विस्टिक्स, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक चार्ट आपके लिए बना दिया गया ताकि आप चीजों को की कॉन्सेप्ट मैपिंग कर सकें। डिटेल में जब हम इसका बारे में पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम वेरिएशनल लिंग्विस्टिक्स के बारे में। जो आउट ऑफ 6 ब्रांचेस, द फर्स्ट one of the branches variational linguistics. So it is obviously, as I've already told you, that divided into two, that is social linguistics and the other one will come next. So social linguistics 3 उसमें बटा हुआ है। ये है आपका dialectology. It means it is the study of regional variation within the language, linguistics with geography. मतलब जैसे जैसे आप region by region बदलते जाएंगे, वैसी वैसी आपकी जो लैंग्वेज है उसमें फर्क आता जाएगा, उसमें वेरिएशन आता जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं डायलेक्टोलॉजी, मतलब डायलेक्ट में चेंजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, अगर आप गुजरात में हैं तो गुजराती का एक्सेंट अलग है बोलने का, उसको उसका डायलेक्ट अलग है। और सिमिलरली उसी से दूसरी जगह उसके पड़ोस में जो दूसरा स्टेट है, दैट इज राजस्थान, वहां पे डायलेक्ट अलग है, जबकि बोल वो लोग हिंदी में ही रहे होंगे लेकिन डायलेक्ट अलग है। तो इस तरह से वेरिएशंस आ जाते हैं लैंग्वेज के अंदर, और ये वेरिएशंस होते हैं linguistic with geography, which comes under dialectology. Coming to the next, that is sociolinguistics. What is this? It's a study of language variation according to age, sex, social class, etc. अब यहाँ पर क्या है, ये लिंग्विस्टिक्स है सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग, मतलब एज, सेक्स, सोशल क्लास। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं एज में, उनकी भाषा में और जो एडल्ट्स होते हैं उनकी भाषा में बहुत डिफरेंस होता है। वो छोटे बच्चे जो अपनी बातों को अलग तरीके से बयां करते हैं, बड़े लोग अपनी बातों को और गंभीरता के साथ बयां कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास अच्छी वोकैबुलरी होती है, बच्चे के पास नहीं होती है। तो ये भी एक वेरिएशन है। सेक्स के अकॉर्डिंग भी वेरिएशन आता है, जैसे कि जो लड़के होते हैं उनके बात करने का तरीका अलग होता है, उनकी वोकैबुलरी अलग होती है अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए, लड़कियों का तरीका अलग होता है अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए। और सोशल क्लास भी बहुत मैटर करती है यहाँ पर। जैसे कि आप मान लीजिए आप सोसाइटी में एक बहुत ही अलग किस्म की क्लास से बिलोंग करते हैं, एजुकेटेड क्लास से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास ज़्यादा अच्छी वोकैबुलरी होगी इन कंपैरिजन टू अनएजुकेटेड क्लास। तो ये सब चीज़ें जो है मिलके सोशल लिंग्विस्टिक्स को फॉर्म करती हैं, एक लैंग्वेज में वेरिएशन देती है। एंड द लास्ट पॉइंट अंडर इट इज एथनोलिंग्विस्टिक्स। इसमें ये होता है कि इट इन्वेस्टिगेट्स द लैंग्वेज वेरिएशन इन एथनिक ग्रुप्स, मीन्स लिंग्विस्टिक्स विद एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ पर यही है कि एथनिक ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि बहुत ही उस तरीके के जो आदिवासी काइंड ऑफ लोग होते हैं, जो इस तरीके के ग्रुप से बिलोंग करते हैं जो लोग, उनकी भाषा के अंदर बहुत फर्क आता है। जैसे हिब्रू बोलते हैं जो लोग, उनका उनकी पुरानी भाषा है वो, लेकिन अब उसके अंदर भी चेंजेस हो रहे हैं, मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं। लेकिन जो एंशियंट हिब्रू थी, एंशियंट इजिप्शियन है लैंग्वेज है, ये आपकी क्या कहते हैं ग्रुप्स के थ्रू क्या कहते हैं एग्जिस्ट कर रही है। मतलब कि ये जो हिब्रू भाषा है वो पुराने लोग के थ्रू होते हुए आ रही है, वो कोई रीजन से बेस्ड नहीं है कि वो इस रीजन की भाषा, नहीं, वो लोगों के थ्रू चलती हुई आ रही है, वो ग्रुप है जिसके थ्रू वो भाषा एग्जिस्ट करती है। ओके, ऑल राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, द सेम ब्रांच बट द डिफरेंट पॉइंट अंडर इट, that is discourse analysis, text linguistics and stylistics. अभी क्या चीजें हैं? They deal with language characteristics of different text types, especially beyond the sentence level. They are communicated either through the medium of speech. अभी medium of speech क्या चीजें हैं? Personal conversation. तो जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो किस तरीके का डिस्कोर्स होता है, या फिर ब्रॉडकास्ट डिस्कशंस। ब्रॉडकास्ट डिस्कशंस जैसे कि ले लीजिए आप रेडियो में ही आपको कोई डिस्कशन चल रहा हो, या टीवी पे डिस्कशन चल रहा हो आपका, और या फिर लेक्चर्स, जैसे कि क्लासेस में लेक्चर्स होते हैं, वो भी किस्म का डिस्कोर्स है। ऑलराइट, तो ये है आइदर या तो मीडियम ऑफ स्पीच, ठीक है, उसके थ्रू वेरिएशंस आ सकते हैं, या फिर मीडियम ऑफ राइटिंग। तो ये जो मैंने आपको पूरा पहला वाला बताया है मीडियम ऑफ स्पीच,
ये कन्वर्जेशनल है, ओके। ये पर्सनल कन्वर्जेशन, ब्रॉडकास्ट डिस्कशन, लेक्चर्स, इसमें आप सिर्फ चीजों को, आप भाषा को बोल रहे हो। दूसरा है राइटिंग, मीडियम ऑफ राइटिंग, इसमें जैसे पर्सनल लेटर्स, आपने अपनी मम्मा को लेटर लिख दिया, या न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, जो आर्टिकल्स आप लिखे हुए आते हैं न्यूज़पेपर, वो आप पढ़ रहे हो, वो राइटिंग के फॉर्म में आपको चीज मिल रही है। या फिर एकेडमिक पेपर्स, ये जैसे रिसर्चेज होती हैं, ये सब चीजें होती हैं, तो ये जो है राइटिंग के फॉर्म में एक डिस्कोर्स एग्जिस्ट करता है, और इसके इसके थ्रू जो है लैंग्वेज में वेरिएशंस आ सकते हैं, ठीक है। और ये सेंटेंस, हर डिफरेंट टाइप की जो टाइप्स के जो सेंटेंस लेवल्स होते हैं, ये उसके बहुत बियॉन्ड जाके बात करते हैं। All right, coming to the next one, that is lect. What is the term lect? The language variety spoken in a particular speech community is called lect. वही डायलेक्ट जो वर्ड था, उसका आधा फॉर्म है ये लेक्ट। तो वही है कि किसी भी कम्युनिटी के अंदर जब लैंग्वेज को वेराइटी वेराइटी जो लैंग्वेजेस होती हैं, जब वो किसी कम्युनिटी के अंदर बोली जाती है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर, दैट इज कॉल्ड लेक्ट। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है? डायलेक्ट्स, सोशियोलेक्ट्स, एथनोलेक्ट्स, आइडियोलेक्ट्स, ये वो टर्म्स हैं जो इस वर्ड से जुड़े हुए हैं, लेक्ट वर्ड से जुड़े हुए हैं, जिसमें से हमने डायलेक्ट, सोशियोलेक्ट, एथनोलेक्ट, ये अभी पिछले उसमें भी हमने पढ़ा वेरिएशन में। ये नया टर्म है, दैट इज आइडियोलेक्ट। ये है किसी इंडिविजुअल पर्सन का तरीका बात करने का, कोई इंडिविजुअल है जो अपने तरीके से बात करता है, दैट इज कॉल्ड एज आइडियोलेक्ट। इसका एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई रिपोर्टर है, उसकी रिपोर्टिंग करने का तरीका बहुत अलग है, और वो किसी रीजन से बेस्ड नहीं है, वो किसी एथनो एथनोलेक्ट बेस्ड नहीं है, ना किसी सोशलेक्ट पे बेस्ड है, ना किसी डायलेक्ट पे बेस्ड है, बट उसका अपना एक अंदाज है बात करने का, अब उसकी अपना एक तरीका है स्पीच डिलीवर करने का, बोलने का, वो आता है आइडियलेक्ट्स के अंदर। ऑल राइट, अब हम बात करेंगे मैक्रो लिंग्विस्टिक्स के बाकी ब्रांचेस के बारे में, ओके। सो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, कॉन्ट्रास्टिव लिंग्विस्टिक। मैंने कहा था ना हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। कॉन्ट्रास्टिव लिंग्विस्टिक्स, it describes similarities and differences between two or more modern languages to improve language teaching and translation। मतलब कि दो या दो से अधिक जो मॉडर्न लैंग्वेजेस है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एंशिएंट लैंग्वेजेस, मॉडर्न लैंग्वेजेस, जैसे हमारा आप हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोली जाती है उस तरीके की, पुरानी इंग्लिश नहीं, अभी की जो लोग अब बोलते हैं। तो इन लैंग्वेजेस के बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, और किस तरह से वो लैंग्वेज को इम्प्रूव किया जा सकता है, वो चीजें हम इस कॉन्ट्रास्टिव लिंग्विस्टिक्स में पढ़ते हैं। और यहाँ पे तो वैसे भी वर्ड भी अपना आप में सजेस्ट करता है कॉन्ट्रास्टिव, उसका जो बीच में कॉन्ट्रास्ट हैं उनको देखना, ठीक है, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को देखना। The next one is under macro linguistic is psycholinguistic. Obviously, as the term suggests, it means linguistics with psychology. It explores mental aspects of language learning. ठीक है ना, कि लैंग्वेज को सीखने में आपके ब्रेन का क्या रोल है, आपके माइंड का, आपकी न्यूरोलॉजी का क्या, भाई न्यूरोलॉजी तो नहीं बोलूंगी यहाँ पर मैं, अब भाई आप मेंटल एस्पेक्ट, आपका ब्रेन किस तरह से काम कर रहा है, इट कम्स अंडर this thing, psycholinguistics. Next is neurolinguistics. It's talking about linguistics with medical science. So what does it do? It investigates the connection between the language and nervous system. कि हमारा जो nervous system है, neurons है, how do they behave while we are connecting with a language, and while we are using the terms, using the language, the words we are using, how our nervous system works. It is concerned with neurology processes to produce speech sounds and with language disorders. और कुछ लोग होते हैं जिनको भाषा बोलने में दिक्कत आती है, शब्दों का ढंग से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो वो सब चीजें हम इस वाले टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। या फिर क्या कहते हैं, साउंड जब हम बनाते हैं तो वो साउंड, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जगह पे होता है ना,
कि कुछ लोग स को श नहीं बोल पाते, श को स ही बोलते हैं वो। तो क्या प्रॉब्लम है न्यूरो में कि भाई वो श नहीं उनके जुबान से निकल पाता। तो ये सब चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। All right, another, the last is computational linguistics. It is a linguistic with artificial intelligence. So what does it mean? It is concerned with machine translation, automatic speech recognition, and speech simulation. वही है, it is actually related with computer. So किस तरीके से लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर को अंडरस्टैंड कर, मतलब कंप्यूटर किस तरह से लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है और किस तरह से उसको डिकोड करता है लैंग्वेज को। इट इज ऑल अबाउट दैट। ऑल राइट, कम टू द मेजर, अनदर मेजर टॉपिक दैट इज लैंग्वेज। अभी जो लैंग्वेज है हम यहाँ पर, मैंने कहा था ना माइक्रो लैंग्वेज है आपका जो स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। ये है हमारा पहला पॉइंट, स्ट्रक्चर, जो माइक्रो लिंग्विस्टिक्स को कवर अप करता है और ये थ्योरेटिकल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैक्रो लिंग्विस्टिक विच इज बेस्ड ऑन यूज ऑफ लैंग्वेज, और ये एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब इसकी उस लैंग्वेज की एप्लीकेशन किस किस चीजों किन किन चीजों के अंदर है। अच्छा, तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के अंदर फर्दर 3 पार्ट होते हैं, दैट इज सिस्टम, ग्रामर एंड सिमेंटिक्स। ठीक है, और यूज के अंदर 2 पार्ट में डिवाइडेड है ये, सोशल और कॉग्निटिव। सोशल मैंने आपको बताया था सोशल लिंग्विस्टिक्स, और कॉग्निटिव में है वही सारी 3-4 बातें, कंप्यूटेशनल, और आपका सोशल में तो वेरिएशनल, और कॉग्निटिव में आपका वही है कंप्यूटेशनल है, आपका ये क्या कहते हैं, अभी हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरो साइको, ये सारी चीज कॉग्निटिव में आता है। यहाँ पर हम जो है स्ट्रक्चर के अंदर बात कर रहे हैं 3 चीजों के लिए, सिस्टम, ग्रामर एंड सिमेंटिक्स। ऑलराइट, सिस्टम के अंदर हम 2 चीजें पढ़ेंगे, वह है फोनेटिक्स और फोनोलॉजी। ग्रामर के अंदर हम 2 चीजें पढ़ रहे हैं जिसको मिला के ग्रामर पढ़ता है, दैट इज मॉर्फोलॉजी एंड सिंटेक्स, मॉर्फोसिंटेक्स। और सिमेंटिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे वोकैबुलरी और डिस्कोर्स के बारे में। और ये सब चीजें जो हैं ये रिलेटेड है आपकी लैंग्वेज से। अच्छा, तो हम पहला वाला पोर्शन कवर अप करेंगे पहले हम लैंग्वेज का, दैट इज विच इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, दैट इज माइक्रो लिंग्विस्टिक्स का पार्ट है ये। जैसे कि मैंने आपसे कहा ये 3 भागों में बटा हुआ है, सिस्टम, ग्रामर, सिमेंटिक्स। सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, फोनेटिक्स है, फोनोलॉजी है। फोनोलॉजी के बारे में जब हम बात करते हैं तो फोनोलॉजी में फोनीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फोनीम्स वही साउंड से रिलेटेड है। ये फोनीम जो होते हैं ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं साउंड के, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। क साउंड है, क साउंड, ओके। सो दीज आर फोनीम्स। अ साउंड है, अ, दैट इज फोनीम। नेक्स्ट इज दैट इट हैज नो मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं है। मैंने अगर अ बोला है तो इसका अ का कोई मीनिंग नहीं है, बट ये एक साउंड है। दैट इज व्हाट अ फोनीम इज एंड इट इज स्टडीड अंडर फोनोलॉजी। इट हैज नो मीनिंग बट चेंजेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड। लेकिन अगर यही अ और क को अगर मैं जोड़ दूं तो ये बन जाएगा का। का, ल एक साउंड है, ल, मैं इसको जोड़ देती हूँ, ये बन जाएगा काल। तब जो चीज का मीनिंग नहीं था, जब वो जुड़ गया और एक शब्द बना दिया उसने, उसका एक मीनिंग हो गया। ये मीनिंग तो देता है लेकिन इसका अकेले में, फोनीम अकेले में कोई उसका कोई मीनिंग नहीं। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ग्रामर। ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के, बहुत ज्यादा डिटेल में। अभी अभी हम इसका बहुत ही सरफेस वाले लेवल पे हम इसको पढ़ रहे हैं, अभी उसके बारे में जान रहे हैं, लेकिन इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। तो ग्रामर जो है 2 चीजों से मिलकर बना है, फर्स्ट वन इज मॉर्फोलॉजी एंड द अदर वन इज सिंटैक्स। मॉर्फोलॉजी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज मॉर्फीम। अच्छा, ये जो वर्ड होता है, ये मॉर्फीम जो होता है ये फोनीम को मीनिंग देता है। मॉर्फीम गिव्स मीनिंग टू फोनीम। वही जैसे मैंने आपको बोला, फॉर एग्जाम्पल द वर्ड द फोनीम इज ल, आ, अ, न, दीज आर फोनीम्स। और जब मैंने सबको मिला दिया तो ये बन गया ला यन, ला यन, ला यन।
ये मॉर्फीम्स हैं, ला, य, न, मॉर्फीम्स। और जब इन सारे मॉर्फीम्स को मैंने एक साथ मिला दिया तो ये क्या बन गया वर्ड, ये वर्ड बना दिया इसने, दैट इज लायन। ओके, इसमें दूसरा एक और चीज आती है इसी के अंदर, दैट इज लेक्सीम। ओके, इसमें एक चीज और आती है, दैट इज लेक्सीम्स। इट इज अ सेट ऑफ इन्फ्लेक्टेड फॉर्म ऑफ सिंगल वर्ड्स। लेक्सीम्स इज एक्चुअली रिलेटेड विद वोकैबुलरी। ओके, और नेक्स्ट आपका यहाँ पे सिंटेक्स के बारे में भी है। सिंटेक्स वही है कि इट इज अ रूल्स ऑफ सेट ऑफ रूल्स थ्रू विच सेंटेंसेस आर कंस्ट्रक्टेड। ये इस तरीके के रूल्स होते हैं जिनके द्वारा आप सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हो कि भाई किसी सेंटेंस के अंदर यही रूल क्यों है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये रूल्स हैं, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस फॉर्म होते हैं, और ये चीज हम पढ़ते हैं सिंटेक्स के अंदर। लास्ट वन इज सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स में जनरली वी टॉक अबाउट मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस, और इसमें दो चीजें कवर अप होती हैं। पहला होता है वोकैबुलरी और दूसरा होता है डिस्कोर्स। वोकैबुलरी तो वही है, लेक्सीम्स के बारे में आ जाएगा कि कितने तरीके की वर्ड्स आप उस एक चीज को बताने के लिए कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड है आपका चांद, चांद को चंद्रमा भी कहते हैं, लेकिन आपने उस जगह पे उसको चांद बोल दिया, चंद्रमा नहीं बोला, तो वो लेक्सीम वर्ड जो है, लेक्सीम्स के अंदर वो चीज स्टडी की जाएगी, वोकैबुलरी। डिस्कोर्स है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप इस बात को कर रहे हो, क्या इसका मीनिंग क्या निकल कर आ रहा है जो आप बात को बोल रहे हो, हाउ एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर टू कन्वे अ मीनिंग, दिस इज व्हाट कम्स अंडर डिस्कोर्स। अच्छा, यहाँ पे हमें एक चीज और ध्यान में देनी है, दैट इज ये आपका मॉर्फोलॉजी के अंदर ही आएगा, ठीक है ना, मॉर्फोलॉजी के अंदर ही आएगा ये आपका, ये है ग्रामर का पार्ट है ये है, इसमें आया पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब जो हम बोल रहे हैं उसको, उसके पार्ट्स हैं भाई, उन पार्ट्स को वर्ड क्लास भी कहते हैं। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट, अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट है आपका अग्रीमेंट। अग्रीमेंट में किस चीज को लेके, नंबर को लेके, पर्सन को लेके, टेंस को लेके, जेंडर को लेके, वॉइस को लेके, ये सब चीजें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, ये सब चीजें क्या हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल एनालिसिस। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है उसको एनालाइज कैसे करेंगे आप, क्या रूल्स हैं वो जो एनालाइज करने के लिए। यहाँ पे जो ये SVO लिखा हुआ है, SVO पैटर्न, इसका मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पैटर्न, ठीक है, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। और लास्ट है आपका ग्रामेटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दैट इज आर्टिकल्स, नाउन्स, फ्रेजेस टू सेंटेंसेस, तो ये सब चीजें हम ग्रामेटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में पढ़ते हैं। आगे है, दैट्स इट, थैंक यू सो मच इतनी देर तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और अगर कुछ चीज़ आपको नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं, कमेंट में भी लिख के दे सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर योर ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू।